सुप्रभात आप सभी को। स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी मेड इजी में। आज हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो देखते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग करेंगे अर्ली थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज, स्टार का फॉर्मेशन, प्लांट का फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन, मून का फॉर्मेशन, अर्थ का एवोल्यूशन, अर्थ में लिथोस्फेरिक, हेड्रोस्फेरिक एंड एटमॉस्फेरिक का फॉर्मेशन। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि हर एक एग्जाम में पूछती है। और हम लोग का ओरिजिन ऑफ लाइफ शॉर्ट में देख लेंगे। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज टॉपिक्स इन दिस यूनिट। सो देख सकते हैं, लेट मी यूज द पेन यूज करते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्ली थ्योरीज के बारे में। वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी जो दिए हैं वो इमैनुअल कैंट ने दिए हैं। ओके, इनका थ्योरी का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। एक्चुअली इस थ्योरी को फिर रिवाइज कर दिया है लैपलेस ने। ओके, सो इस थ्योरी में क्या हुआ था इज यूथफुल सन के चारों बगल जो क्लाउड मटेरियल थे वो स्लोली रोटेट करते थे। ऑलराइट, उसी के द्वारा, वो कंडेंसेशन के द्वारा प्लैनेट्स फॉर्मेशन होने का दावा करते हैं इमैनुअल कांट, और इस चीज़ को मॉडिफाई करके जो लैपलेस ने नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी दिए हैं। ऑलराइट, सेकंड थ्योरी जो आई थी वो दिए थे आपके चैम्बरलिन और मोल्टन ने। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1900 के आसपास दिए थे। इस थ्योरी ने उन्हें दो सन का मतलब बाइनरी थ्योरी है ये, इसे बाइनरी थ्योरी कहा जाता है क्योंकि दो सन का यूज़ हो रहा है इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट जो हम लोग का सन है राइट ओवर हियर, सेकंड एक छोटा सा स्टार है जो कि इस सन को क्रॉस करते हुए, बहुत नज़दीक से क्रॉस करते हुए जा रही है। जाते वक्त क्या होता है, एक शिगार शेप, यू कैन सी ओवर हियर, शिगार शेप मटेरियल निकाल लेती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है सन से, और वो जो स्टार है अपने रास्ते चले जाती है। और जो शिगार शेप्ड एक्सटेंशन मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट हुई है सन से, ये सन के चारों बगल रोटेट करते रहती है। फिर ये ठंडा होके कॉन्डेंस होके प्लैनेट्स के रूप धारण कर लेती है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैम्बरलिन एंड मोल्टन का थ्योरी जो उन्होंने दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सी इस वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक यूथफुल स्टेज में सन था, इसके चारों बगल डस्ट थे राइट ओवर हियर। एक यूथफुल स्टेज में सन था, चारों बगल डस्ट थे। ओके, इस डस्ट से क्या हुआ, बीच में सन फॉर्मेशन हो रही है, और चारों बगल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे कंडेंस होके एक समय पे ये सारे प्लैनेट्स बन रहे हैं जो कि अपने अपने ऑर्बिट्स पे रोटेट हो रहे हैं। ओके, दिस इज हाउ नेबुलर थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय इमैनुअल कैंट एंड लेप्लेस। ओके, समझ में आई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि जेम्स जीन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, ये दोनों ने इस आर्गुमेंट को सपोर्ट किया, और ये दो कंपेनियन सन्स का यूज करने का जो स्टाइल है इसे नाम दिया गया बाइनरी थ्योरीज। ओके, फिर आए आपके 1950s में ओटो श्मिट और कार्ल विजेस्कार। ये दोनों क्या किए कि नेबुलर हाइपोथेसिस को ही थोड़ा इम्प्रूव करके प्रेजेंट किए। उनका कहना ये था कि ये सन जैसे कि है, आप देख सकते हैं इसका चारों बगल एक डस्ट फॉर्म हुई थी जो कि हीलियम और हाइड्रोजन की थी। ऑलराइट, और उसके बाद एक डिस्क तरह का शेप ले ली ये सारी, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक प्रोसेस कहते हैं एक्रेशन, ये प्रोसेस के कारण फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट हुई, मतलब प्लैनेट्स फॉर्म हुई। ऑलराइट, एक्रेशन का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो आपस में चिपकने लगे मटेरियल। ओके, सारे मटेरियल चिपक के एक प्लैनेट का रूप धारण कर लिए। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि साइंटिस्ट को लगा इंस्टेड ऑफ
टेकिंग अर्थ और प्लैनेट्स का ओरिजिन स्टडी करने से अच्छा है कि पूरा होल यूनिवर्स का ही स्टडी करें कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगी। ऑलराइट, ओके। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है एडविन हम्बल का, जो कि एक बिग बैंग थ्योरी दिए हुए हैं। ऑलराइट, बिग बैंग थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑलराइट, ये थ्योरी का दूसरा नाम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। और इस थ्योरी में हो क्या रहा है कि गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से अपार्ट जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दी हुई है, वेट अ सेकेंड, ये एग्जाम्पल बैलून पे कुछ प्लैनेट्स को या गैलेक्सीज को मार्क्स कर दिए हैं और बैलून्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी, वेट अ सेकेंड, यू कैन सी ये दो गैलेक्सीज के बीच का डिफरेंस जो है बढ़ रहा है। दे आर मूविंग, गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट। बस इसमें एक खामी भी है कि प्लैनेट्स का, ये जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज का भी साइज बढ़ते जा रहा है। सी, गैलेक्सीज का भी साइज बढ़ रहा है, जो कि वो गलत है। वो चीज़ वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। ये थ्योरी बस इतना कहना चाह रही थी कि गैलेक्सीज के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है। और इस बिग बैंग थ्योरी को हम लोग 3 पॉइंट्स में समझेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेज इसका क्या है, एक बहुत ही टाइनी बॉल का एग्जिस्टेंस था बहुत पहले, बहुत सालों पहले। ओके, और अनइमेजिनेबली स्मॉल था। व्हाट डू यू मीन बाय अनइमेजिनेबली स्मॉल? बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा डेंसिटी था। नेक्स्ट, इस टाइनी बॉल को क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो सी, यू कैन सी द एक्सप्लोजन ओवर हियर। यहाँ पे एक्सप्लोजन देख सकते हैं, ये वीडियो रिपीट होते रहेगी। ओके, फाइनली क्या हुआ, ये टाइनी बॉल जो है एक्सप्लोड कर गया वायलेंटली। ये लगभग ये इवेंट माना जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई है। ऑलराइट, तो आज तक ये एक्सप्लोजन जो है कंटिन्यू कर रही है। ओके, और ये एक्सपेंशन जो है खास करके कुछ सेकंड्स के बाद ही, बिग बैंग के कुछ सेकंड्स के बाद ही ड्रास्टिकली स्लो डाउन हो गए एक्सपेंशन। कहा जाता है कि पहला 3 मिनट्स के बाद ही फर्स्ट एटम का बनना शुरू हो गया था। इस बिग बैंग का एक्सपेंशन के बाद, एक्सप्लोजन के बाद पहला एटम बनना शुरू हो गया था 3 मिनट्स के पर ही। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 3 lakhs years from Big Bang, what happened is temperature dropped to 4500 kilo, sorry it's Kelvin, 4500 Kelvin ड्रॉप हो गई थी अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स के बाद। उसके बाद राइज हुआ आपका एटॉमिक मैटर्स के बाद, एटॉमिक मैटर्स के बाद यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गए, और जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं उस तरह से डेवलप हो गए। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का डायरेक्टली ये मतलब होता है कि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ना, ना कि ये गैलेक्सीज का साइज बढ़ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑलराइट, इसमें क्या होती है कि, लेट मी यूज़ द पेन, मैटर और एनर्जी ये दोनों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारे यूनिवर्स में। सबको पता है शुरू के यूनिवर्स में सब कुछ मैटर और एनर्जी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सारे मैटर्स एक जगह इकट्ठा होने लगे। इस तरह से एक बेस बन गया गैलेक्सीज को डेवलप होने का। ठीक है, एक गैलेक्सी में कहा जाता है बहुत सारा स्टार्स होते हैं। ऑलराइट, इन स्टार्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, माने कि डिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
वी कैन अंडरस्टैंड दैट बाय दिस पॉइंट कि डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज दिस मच लाइट ईयर्स। 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स होता है। एंड प्लीज रिमेंबर, लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करता है, ना कि टाइम। ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहे तो लाइट का आप स्पीड याद रख सकते हैं। ठीक है, एक साल में लाइट जहाँ तक ट्रैवल कर सकती है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। ओके, 1 ईयर में कोई भी लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। सो बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। ये गैलेक्सी जब फॉर्म होती है स्टार्टिंग में, वो नेबुला कहा जाता है उसे। एक्चुअली नेबुला क्या होती है? एक्युमुलेशन होती है हाइड्रोजन गैस की एक बड़े क्लाउड्स में। देखिए, इसे हम नेबुला कहेंगे। ऑल राइट। और नेबुला को हम लोग लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में गैसेस का एक्युमुलेशन हो जाती है। ठीक है, जब ये एक्युमुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तब स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरह से एक्युमुलेशन हो रहा है और स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और कहा जाता है कि स्टार्स का फॉर्मेशन लगभग 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो हुई है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसी हुई है। ऑलराइट, सो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में क्या होती है, हम लोग को जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं कि नेबुला से स्टार्स बनती है। सिमिलरली जब स्टार्स के चारों बगल जो गैस का क्लाउड है वो एक रोटेटिंग डिस्क का शेप ले लेती है। ठीक है, ड्यू टू रिवॉल्यूशन अराउंड द स्टार को चारों बगल जो घूमती है उसके वजह से एक रोटेटिंग डिस्क का शेप ले लेती है। उसके बाद वो सबसे बीच में स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर चारों बगल जो गैस बच जाती है वो कंडेंस हो जाती है। ऑलराइट, छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में। ये इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ कोहेजन। मतलब छोटे छोटे जो रॉक्स हैं वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ कोहेजन। और इससे जो फॉर्म होती है प्लैनेटिज्मल्स होता है। ये छोटे फॉर्म होते हैं प्लैनेट्स के, छोटे छोटे फॉर्म, प्रोटोप्लैनेट्स। ठीक है, और ये सारे फाइनल स्टेज में ये क्यों सब चिपक रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, दो रॉक्स के बीच के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। और ये प्लैनेटिज्मल्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये सारे एग्रीगेट होके बन जाते हैं आपके बड़े बड़े प्लैनेट्स। ठीक है, ये है सिंपल फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म हो रही है। सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जाके, देख रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जाके मिल रहे हैं, प्लैनेटिज्मल्स बन रहे हैं। उसके बाद सारे प्लैनेटिज्मल्स मिलके बड़े प्लैनेट का, इस तरह से बड़े प्लैनेट का फॉर्म ले रहे हैं। राइट, चलो मूव फॉरवर्ड। अब समझते हैं हम लोग हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया सन का फॉर्मेशन, दैट इज स्टार का फॉर्मेशन, एंड प्लैनेट्स का फॉर्मेशन। ओके, अब हम लोग दोनों को इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, एज एवरीबडी नोस, कि 8 प्लैनेट्स हैं। और ये जो स्टार है इसका फॉर्मेशन लगभग, ये जो सन है 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है, और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब हुआ है अर्थ का फॉर्मेशन, आई मीन प्लैनेट्स का फॉर्मेशन। लगभग सारे प्लैनेट्स जो है ना सेम पीरियड ऑफ टाइम में ही फॉर्म हुए हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में वी हैव ए स्टार दैट इज सन, एंड वी हैव 8 प्लैनेट्स, 63 मून्स, और काफ़ी सारा एस्ट्रॉइड्स क्या है? स्मॉलर बॉडीज़ है, और कॉमेट्स, बहुत सारे डस्ट ग्रेन्स और गैसेस। ये सारी चीज़ हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं, उसमें से जो पहला 4 प्लैनेट्स है
मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे इनर प्लैनेट्स कहा जाते हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो रॉक लाइक स्ट्रक्चर है और इनका डेंसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। ओके। और एक चीज़ बताना भूल गए, पहला 4 प्लैनेट्स, उसके बाद एक बेल्ट आता है जिसे कि हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट है कहते हैं। इसे हम लोग अगला पिक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर क्या होता है, जोवलाइन या कहें कि गैस जेंट प्लैनेट्स पाए जाते हैं 4। ओके। ये बड़े बड़े होते हैं साइज में, इसका फॉर्मेशन गैस से हुआ है, मतलब जोवेन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। ये खास करके हीलियम और हाइड्रोजन से मिलके बनी होती है। और एक बात जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है कि प्लूटो को अगस्त 2006 तक हम लोग प्लैनेट का दर्जा दिया करते थे, पर एक कमेटी गठन हुई नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, और वो लोग डिसाइड किए कि प्लूटो को हम लोग ड्राफ्ट प्लैनेट कहेंगे क्योंकि उनका ऑर्बिट वेल डिफाइंड नहीं है, या ऑर्बिट में सबसे बड़ा वो प्लैनेट नहीं है, कुछ इस तरह का रीज़न था। और प्लूटो को हम लोग नहीं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ड्राफ्ट प्लैनेट के तौर पे घोषित कर दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये कोहेजन हो रही है। ठीक है। कोहेजन का मतलब 2 पार्टिकल्स नज़दीक आ रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। और देखिए ये जूम करके दिखाए गए हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोसेस ऑफ कोहेजन, दोनों चिपक रहे हैं, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है राइट हियर, आप देख पा रहे हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है कि ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है लाइक दिस। ओके, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टेरेस्ट्रियल और जोवेन प्लैनेट्स के बीच का डिफरेंस। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो भी हैं 4, ओके, ये सारे क्या हैं, अपने जो पेरेंट स्टार हैं उसके बहुत ही नज़दीक बने हैं, इसीलिए यहाँ का जो गैस है उसको कंडेंस होने का मौका नहीं मिला। और इसके बाहर जो भी बने हैं इन सबको, ये सारे बहुत ही क्वाइट फार अवे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बने हैं। और सेकंड वन डिफरेंस ये बता रहे हैं कि ये सोलर विंड के कारण, जो कि सन से ओरिजिनेट हो रही है, सोलर विंड के कारण इसमें जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जितने भी गैसेस थे वो सारे रिमूव हो गए, मतलब निकल गए बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स। और इस सोलर विंड्स का इफेक्ट जो है इस आउटर प्लैनेट्स में ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए इस प्लैनेट्स में गैसेस जो है वो रह गए। ऑलराइट, दिस इज़ द रीज़न गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। और नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं कहा जा रहा है कि ये छोटे हैं और बहुत ही कम ग्रेविटी ये होल्ड करते हैं, इसीलिए ये अपने जो एस्केपिंग गैसेस है उसको रोक नहीं पाए, मतलब अपने पास चिपका के रख नहीं पाए, क्योंकि छोटे होने के कारण कम ग्रेविटी है उनके पास। ऑलराइट, अंडरस्टूड। ये वीडियो भी मैंने डाल दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा हेल्प हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं, सन के नज़दीक बने हैं, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट हैं। ऑलराइट, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर जितने भी प्लैनेट्स हैं देख पा रहे हैं सारे बड़े बड़े हैं और उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है या गैस जेंट प्लैनेट्स कहा जाता है। आप लोग दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख सकते हैं। यह एनिमेशन इसलिए डाल दिया कि आपका रिटेंशन पावर स्ट्रांग हो जाए, अच्छे से याद रहे चीज़ें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ डाटा है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, एक नज़र डाल लीजिए। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स का डिस्टेंस, जैसे आप सबको पता है डिस्टेंस बढ़ते जाएगा जैसे जैसे सन से दूर जाते जाएंगे, और डेंसिटी डेंसिटी घटते जाएगी। ऑल राइट, सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखिए अप्रोक्स अर्थ का है, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, मार्स और नेपच्यून, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न एंड सॉरी यूरेनस एंड सैटर्न। ऑल राइट, डेंसिटीज थोड़ा एक नज़र रख लीजिए, ताकि अगर बाय मिस्टेक अगर एग्ज़ाम में पूछ दे तो आपको जवाब देने लायक होना चाहिए। आप देख सकते हैं रेडियस सबसे बड़ा आपका जुपिटर का है, उसके बाद सेकेंड ज़्यादा आपका सैटर्न का है। ये सेकेंड वाली ना आजकल ज़्यादा फेमस हो रही है, सेकेंड वाली बड़ी कौन सी है, सेकेंड कौन है, ये पूछ दे रहे हैं एग्ज़ाम्स में। और सैटेलाइट्स देखिए, जुपिटर को कितने हैं, लगभग लगभग 53, लेकिन सैटर्न को कितने हैं, लगभग लगभग 53। मतलब सैटेलाइट्स मीन्स ना मून्स, हम लोग को जैसे मून है 1 एंड मार्स हैज़ 2 मून्स। ओके, एक डाटा एक आप नज़र में रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे मून का फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, इसमें 2 थ्योरीज बताए गए हैं। एक लेट मी यूज द पेन, सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा, जो कि जनरली कोई भी साइंटिस्ट या अधिकतर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि एक डंबल शेप्ड, पहले अर्थ और मून एक ही साथ थे, एक डंबल शेप्ड लिए हुए जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी रोटेट कर रहे थे, और इवेंचुअली क्या हुआ कि वो टूट गए, और जहाँ से टूटा वहाँ पे पैसिफिक ओशन बन गया, और जो टूटा हुआ हिस्सा है अर्थ के अराउंड रोटेट करने लगा और वो मून बन गए। ऑलराइट, ये इनका हाइपोथेसिस था। इनको बहुत लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, विश्वास नहीं होती इस चीज़ पे। एक नया थ्योरी आया जेंट इम्पैक्ट करके, या इसको हम लोग बिग स्पैट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 to 3 टाइम्स बड़ा, मार्स से बड़ा प्लैनेट क्या हुआ, कोलाइड कर गया अर्थ के साथ। ऑलराइट, इससे क्या हुआ कि अर्थ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो स्पेस में चला गया, और वो अर्थ के अराउंड रोटेट होना शुरू हो गया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस वीडियो जो रन हो रही है उसमें आप देख पाए होंगे, ये लगभग लगभग 4.44 बिलियन ईयर्स एगो बनी है। ये देखिए इम्पैक्ट हुआ, राइट हो ईयर इम्पैक्ट हो गई। इसके बाद जो पार्टिकल जो भी अमाउंट निकला होगा वो अराउंड द अर्थ वो रोटेट करने लगे। ऑलराइट, इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा, और ये याद रखिएगा 4.44 बिलियन ईयर्स एगो। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि मून का फॉर्मेशन कब हुआ था, कितने साल एगो हुए थे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। लेट मी यूज़ द पेन। इसमें दिया गया है कि इनिशियली अर्थ कैसा था, बैरन था, रॉकी था, बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट की तरह था, और इनके चारों बगल जो एटमॉस्फेयर थी वो बहुत ही थिन थी, वो हाइड्रोजन और हीलियम की सिर्फ थी। बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसके वजह से कि एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर आया, फिर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट किया, फिर लाइफ एग्जिस्टेंस में आया। वो सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। और एक प्रॉपर्टी अर्थ का यह दिया है कि एक स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड में है। दैट इज एटमॉस्फेयर में आप जान रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर ट्रोपोस्फियर है, मीसोस्फियर है एंड ऑल। इवन इनसाइड द अर्थ उधर भी अलग अलग है, जैसे कि कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है। ओके, वो हम लोग के अर्थ के अंदर या बाहर मटेरियल्स जो है ना यूनिफॉर्म नहीं है। ऑलराइट, ये सारी बातें इसमें लिखी। तो इन ब्रीफ हम लोगों ने देखा एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्थ के सारे रिलिम्स का एवोल्यूशन, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, और लास्ट में कौन सा स्फीयर है, बायोस्फीयर। सारे स्फीयर्स का हम लोग एवोल्यूशन देखेंगे। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं लिथोस्फीयर का। इनिशियली क्या था कि इसका स्टेज बहुत ही वॉलेटाइल था, और जैसे जैसे अर्थ के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे
डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था। डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा था, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसके वजह से क्या हो रहा था, जो जितना भी मटेरियल अर्थ में है वो सारे अपने डेंसिटीज़ के हिसाब से सेपरेट हो जा रहे थे, ऑलराइट, लेयर्स की तरफ फॉर्म हो जा रहे थे। लाइक हेवियर आयरन, आयरन जो है सबसे नीचे जाके सेटल हो गया, यानी कि कोर के पास, सेंटर ऑफ द अर्थ। लाइटर वंस जो है वो बाहर की तरफ, सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ सेटल होना तैयार हो गया, सेटल होने लगा। और उसके बाद कोल, सारी चीज़ कूल होने लगी धीरे 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 धीरे, देन क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि मार्स से 1-2 गुना ज़्यादा बड़ी जो है टकरा गए अर्थ के साथ। इसके वजह से क्या हुआ कि फिर से अर्थ गर्म हो गया ये टकराव के कारण, ऑलराइट। इसे क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ, इसका मतलब मटेरियल्स फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हुए और लेयर्स की तरफ फॉर्म हो गए, जिसे कि हम लोग आज पढ़ते हैं। क्रस्ट का लेयर है, मेंटल का लेयर है, आउटर लेयर है, आउटर कोर है, इनर कोर है एंड ऑल। ये अपने डेंसिटीज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। नाउ एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। आप तब तक क्या कर सकते हैं कि ये वीडियो देख सकते हैं। आई थिंक प्ले होने में टाइम लग रही है, या शुरू हो गई। सो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, अपना प्री मॉर्डियल एटमॉस्फेयर लूज हुआ, राइट। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि जो हॉट इंटीरियर था वो कंट्रीब्यूट किया इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। और फाइनली क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन शुरू हुआ किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा अर्थ का कंपोजिशन बदल गया, मतलब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बदल गया। क्यों, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगी, ऑलराइट। शुरुआत में क्या थी, आप तब वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत में क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम की एक थिन लेयर थी एटमॉस्फेयर, ओके। ये सोलर विंड्स के कारण ये स्ट्रिप्ड ऑफ हो गई। स्ट्रिप्ड ऑफ होने का मतलब बाहर निकल गई, ठीक है। ये जो हुआ सिर्फ अर्थ के केस में नहीं, सिर्फ जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मैंने बोला था ना 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, चारों में ये केस सोलर विंड से स्ट्रिप्ड ऑफ हो गए, हाइड्रोजन और हीलियम का जो लेयर थे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन किए गए फर्स्ट स्टेज में क्या हुई थी, राइट। फिर अर्थ कूल हुई सेकेंड स्टेज में। अर्थ कूल हुई तो क्या हुआ, कुछ गैसेस और वाटर वेपर्स रिलीज हुए, कहाँ से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सच एज वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है तो वाटर वेपर भी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन शुरू हो गया, राइट। ये वीडियो देख लिए, मज़ा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और सेम वीडियो यहाँ पे भी दिखना पड़ेगा क्योंकि सेम चीज़ है, वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक। शुरुआत में क्या था कि बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थी, पर अच्छा खासा वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था और एमोनिया था। फिर डीगैसिंग की प्रोसेस शुरू हुई। व्हाट डू मीन बाय डीगैसिंग? डीगैसिंग का मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से गैसेस बाहर निकलना। कैसे निकलती है? वॉल्केनिक इरप्शंस के द्वारा, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ ठंडा होते गए, तब तक आप ये वीडियो देख के मज़ा ले सकते हैं। मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज़ को जो वीडियो में दिखा रही हैं। वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेन वाटर में डिज़ोल्व होना शुरू हो गई। टेम्परेचर और भी घटना शुरू हो गई, ठीक है, कंडेंस होने के कारण और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण। इस तरह से ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हो रही है। ये अर्थ का जो ओशंस है अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुई है। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है सवाल पूछे कि अर्थ का ओशंस कितने दिन पहले इवॉल्व हुई है, ऑलराइट। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग का जो ओशंस है इससे ज़्यादा ओल्ड नहीं है,
ओके। और हम लोग का जो लाइफ बिगिन हुई है लगभग 3800 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुई है। ये क्वेश्चन पूछ जाती है जनरल, लगभग कोई भी एग्ज़ाम में, लाइफ का फॉर्मेशन कितने ईयर्स एगो हुई है। ठीक है। आज से 25 से 3000 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुई थी। आई थिंक फोटोसिंथेसिस हमको नहीं बताना पड़े, ये आप लोग को सभी को पता है क्या होती है। अगर नहीं होती है, नहीं पता है, तो आप लोग गूगल सर्च मार लीजिए, देख लीजिए, सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ से लाइफ पहले पहले क्या था, ओशंस में ही। वीडियो क्यों रुक गए? वेट अ सेकंड, वीडियो बजा देते तो आपको इंटरेस्टिंग लगे या चलने लगे। ओशंस में ही लाइफ काफ़ी सालों तक रही। जब एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में अमाउंट आने लगी, तब जाके हम लोग का आउट ऑफ ओशन जो है लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट आगे इसको अरेज करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ लास्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, सी व्हाट हैपेंस इज, ये लास्ट फेज है, दिस इज बायोस्फीयर। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ये क्यों नहीं चल रही है? वेट अ सेकेंड, यस चलनी चाहिए। लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट चलेगी, मज़ा आएगा ये वीडियो देखते हुए पढ़ते हुए। लास्ट फेज है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऑल राइट, सबसे लास्ट में हुई है। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना, एक तरह का केमिकल रिएक्शन था। समझ में आ रहा है? हम लोग का जो ओरिजिन है लाइफ का, वो एक केमिकल रिएक्शन था। पहला जनरेट हुआ था एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर वो असेंबल हुए, डुप्लीकेट किए अपने एग्जिस्टेंस को, तब एक लिविंग सब्सटेंस के मैटर में फॉर्म हुआ वो। ऑल राइट, और कोई भी रॉक में या फॉसिल फ्यूल में हम लोग रिकॉर्ड पाते हैं लाइफ का, क्योंकि कोई भी जानवर अगर मर जाता है तो वो जाके रॉक्स के लेयर्स के बीच में जाके वो रह जाती है। ठीक है, तो सही से देखा जाए तो सबसे पुरानी जो है वो है ब्लू आल्गे। आल्गे पता है सबको क्या होती है? वो लगभग 3000 ईयर्स पहले से हैं। ऑल राइट, सो हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि 3008 मिलियन ईयर्स से हम लोग का अर्थ पर लाइफ बिगिन हुई है। ओके, लास्ट टॉपिक, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। बहुत लंबा क्लास हो गई है, लेट्स कंप्लीट इट। मूव फॉरवर्ड, प्लीज मूव फॉरवर्ड। यस, दिस वन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछी जाती है। इयॉन्स है सबसे लंबे अल्तरार को कहा जाता है, उससे छोटा को एरा कहा जाता है, उससे छोटा को पीरियड, उससे छोटा एपच, उससे छोटा ठीक है ईयर्स। और ये इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स क्या क्या हुए हैं देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख पा रहे होंगे, ये वीडियोस देखिए, आपको मज़ा आ रही होगी। 12,000 मिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन ऑफ सन आप देख सकते हैं, 5000 अप्रॉक्सीमेटली। और कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का बनना 3800 से 4800 मिलियंस एगो इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ये ज़रूर याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। और ब्लू एल्गे और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया अप्रॉक्सीमेटली 2500 टू 3800, ये नोट डाउन करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, जो खास करके मैं मार्क कर रहा हूँ। फर्स्ट फिश कब हुई थी ओरिजिनेट? 438 टू 500 मिलियन एगो, और दो वीकेन में और दो विशियन में। ऑल राइट, और फर्स्ट फर्स्ट अता पता कब चला कि लैंड पे आ गए हैं? 408 से 438 में। ये पीरियड है आपका सिलूरियन पीरियड। एम्फीबियंस आए हैं आपके डिवोनियन में। फर्स्ट रेप्टाइल्स आए हैं आपका कार्बोनिफेरस में। और एज ऑफ डायनासोर्स जो कि बहुत ही फेमस था, ये 144 टू 208 मिलियन, जो कि जुरासिक
टाइम पीरियड कहते हैं हम उसे, ठीक है। ये कब डिस्ट्रॉय हो गए, कब सारे एक्सटिंक्ट हो गए, अप्रॉक्सीमेटली इन क्रेटेशियस पीरियड, ऑलराइट। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स कब आए, 2 to 5 मिलियन एगो। बस हम लोग देखें कितना रिसेंट है, प्लियोसीन रीजन एपोच में और टर्शियरी पीरियड में, ओके। और मॉडर्न मैन और होमोसेपियंस जरूर याद रखिएगा कब आए, बाकी सब याद रहे या ना रहे क्योंकि पूछा जाता है। प्लेस्टोसीन एपोच में, क्वाटरनरी पीरियड में। और मॉडर्न मैन कब आए, होलोसीन एपोच में और क्वाटरनरी पीरियड में। इस टाइम स्केल को बार बार रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बच गई है। आई थिंक अंत की ओर आ चुके हैं। रेफरेंस है पूरी मेरा NCERT। और फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग इतनी बड़ी लंबी NCERT के सिलेबस, ओके। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 40 मिनट्स लग गए हैं और मैं कुछ डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हूँ, राइट। हमें लगता है कि आपको हमारे टीचिंग्स पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप विजिटिंग माय चैनल ज्योग्राफी मेड इजी।